हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसी में नेक्स्ट लेक्चर। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट के परीक्षण के टेस्ट के बारे में पढ़ा था। हम सीमेंट के टेस्ट पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट छलनी परीक्षण, सीप टेस्ट को हमने पढ़ लिया था। फिर हमने सरफेस एरिया टेस्ट भी हम पढ़ चुके थे, एयर परमेबिलिटी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट है सघनता गाढ़ापन परीक्षण या नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। सीमेंट में जलयोजन क्रिया के लिए पानी मिलाना आवश्यक होता है। हम गाढ़ापन परीक्षण तब कर सकते हैं जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, और सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए और पानी की सही मात्रा ज्ञात करने के लिए सघनता परीक्षण किया जाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें हम पानी की मात्रा को सीमेंट के भार के प्रतिशत में निर्धारित की जाती है। और सीमेंट के अन्य परीक्षणों जैसे निर्दोषता, जमाव काल, संपीड़न, तनन सामर्थ्य ज्ञात करना आदि को संपन्न करने से पूर्व सामान्य सघनता परीक्षण करना आवश्यक होता है, जिसे हम बीकेट एपरेटस से करते हैं। बीकेट एपरेटस हमारी परीक्षा लैब में अवेलेबल है। जब आपकी लैब ओपन होगी तब मैं आपको वहाँ प्रैक्टिकल कराऊंगा, तब आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं पूरे प्रैक्टिकल्स को। इसमें हम बीकेट उपकरण के साथ फ्रेम में 10 mm व्यास की टोपी धारी ऊर्ध्वाधर चलायमान छड़ी लगी हुई होती है। इसका भार 300 ग्राम होता है। निचले सिरे पर 3 प्रकार के अटैचमेंट लगाए जा सकते हैं। फ्रेम के सामने वाले भाग को 0 से 60 mm का पैमाना लगा होता है। चलायमान छड़ से बद्ध सूचक इस पैमाने पर ऊपर नीचे सरकता है। फ्रेम के आधार पर एक कांच की प्लेट रखकर 8 mm व्यास और 40 mm ऊंचाई का सांचा रखते हैं, और इस सांचे में परीक्षण किए जाने वाले सीमेंट का पेस्ट भर देते हैं, और कांच की प्लेट पर इस पेस्ट से पानी बाहर नहीं निकलने देते। कांच की प्लेट कुछ इस तरह का होता है हमारा बीकेट एपरेटस। ये आपकी लैब में अवेलेबल है। ये जो एपरेटस आप देख रहे हैं ये लैब में अवेलेबल है। लैब में हम अपनी आँखों से इसे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये बीकेट एपरेटस है, ये निडल लगी हुई है इसके अंदर। ये आपका यहाँ पे ये सांचा है जिसमें सीमेंट भरा हुआ है। नीचे कांच की एक प्लेट है जिससे पानी बाहर ना निकल सके। जिसमें हम देखो प्लंजर हमारा 10 mm का है, लंबाई का है 50 mm। सघनता ज्ञात करने के लिए वर्गाकार सुई है, फलन है, प्रारंभिक जमाव काल ज्ञात करने के लिए और अंतिम जमाव काल ज्ञात करने के लिए होता है। पानी की वह प्रतिशत मात्रा जिसे सीमेंट में मिलाने पर ऐसी सघनता वाला पेस्ट प्राप्त हो कि बीकाट उपकरण का प्लंजर 10 mm सांचे में भरे पेस्ट में 33 से 35 mm तक की गहराई में प्रविष्ट हो जाए, ऐसे पेस्ट को सामान्य या मानक सघनता वाला पेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए 400 ग्राम सीमेंट 100 ग्राम पानी में मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं। हम पहले 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं, 100 ग्राम पानी लेते हैं, उसमें पानी को मिक्स कर कर हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया। अब कांच की प्लेट पर सांचे को रखकर उसमें पेस्ट भर देते हैं, भर दिया। अब प्लंजर को पेस्ट की ऊपरी सतह से धीरे से सटाए और छोड़ देते हैं, और प्लंजर सीमेंट में धंस जाता है। जब हम सुई को वहाँ निडल से ऊपर से ऑपरेट करते हैं तो वो सीमेंट के अंदर जाता है, और पैमाने पर लगे सूचक से वह पाठ्यांक नोट कर लेते हैं जहाँ तक प्लंजर सांचे में धंसता है, और विभिन्न अनुपात में पानी मिलाकर अलग अलग पेस्ट बनाते हैं और इसी प्रकार जांच करते हैं। जिस पेस्ट में प्लंजर लगभग 33 mm से 35 mm तक प्रवेश कर जाए वही पेस्ट मानक माना जाएगा, और सामान्यतः मानक पेस्ट के लिए 25 से 30% पानी ही पर्याप्त रहता है। पानी की इस प्रतिशत मात्रा को पी से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल आपकी लैब में अवेलेबल है। लैब में मैं आपकी जब ओपन होगी तो लैब में इस प्रैक्टिकल को मैं आपकी आंखों के सामने करा दूंगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। जब आप इस एपरेटस को अपनी आंखों से देखेंगे और करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने अभी बताई समझाई आपको, सब चीज़ के लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट होता है निर्दोषता या प्रसार परीक्षण, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं।
सीमेंट कंक्रीट के आयतन में कठोर सेट होते समय बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संरचना में दरारें पड़ जाती हैं और ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। और कंक्रीट में यह बढ़ोतरी मुक्त अवस्था में उपस्थित चूना और मैग्नीशियम, जो सीमेंट के आवश्यक घटक हैं, के आयतन में बढ़ोतरी के कारण होती है, जो पानी संपर्क में आने पर फूल जाते हैं। और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यह परीक्षण ली चैटिलियर उपकरण से किया जाता है और परीक्षण के लिए सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, जिसके लिए इसमें इसके बाहर का 0.78 पी पानी मिलाया जाता है और पी का मान पूर्व में ही सघनता परीक्षण द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है और इस पेस्ट को ली चैटेलियर सांचे में भर लेते हैं। सांचे को कांच की प्लेट पर रखते हैं जिससे उसका पानी बाहर नहीं निकलता और सांचे के ऊपर एक अन्य कांच की प्लेट रखकर उसमें 24 घंटे तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के पानी में रखते हैं, जिसके बाद सांचे को पानी से बाहर निकालकर दोनों सूचकों के मध्य की दूरी पैमाने से माप लेते हैं। अब सांचे का पुनः पानी में रखकर पानी को 30 मिनट तक उबाला जाता है और फिर इसी पानी में 1 घंटे रखकर बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा करके पुनः सूचकों के बीच की दूरी माप लेते हैं। प्रथम तथा अंतिम दूरी का अंतर ही सीमेंट का प्रसार दर्शाता है और यह 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा साउंडनेस टेस्ट हो गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है? सीमेंट में पानी मिलाए जाने पर इसमें जलयोजन क्रिया होती है और पेस्ट के सुगठ प्लास्टिक अवस्था से ठोस अवस्था में आने को सीमेंट का जमना या दृढ़ होना कहते हैं। जब सीमेंट का जमना प्रारंभ होता है तो उसे प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं और जब वह पूर्ण रूप से जम जाता है उसे अंतिम जमाव काल कहते हैं और इस समय यह पूर्ण रूप से कठोर हो जाता है। यह परीक्षण बिकार्ट सूचिका उपकरण यानी बिकार्ट निडल एपरेटस द्वारा किया जाता है और जमाव समय परीक्षण के लिए लगभग 300 ग्राम सीमेंट लेकर उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि पेस्ट ना अधिक ढीला बने और ना अधिक सख्त। और सीमेंट में पानी मिलाने से पहले घड़ी चला देते हैं और पेस्ट बनाने में 3 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। अब सीमेंट पेस्ट को बिकार्ट उपकरण पर रख देते हैं और उपकरण में 1 mm व्यास की वर्गाकार सुई लगा देते हैं और सुई को पेस्ट में गिराकर धंसने देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है रासायनिक क्रिया के कारण सीमेंट जमने लगता है। जब सुई कांच की प्लेट से 5 से 7 mm ऊपर रह जाता है तब स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं और यह समय नोट कर लेते हैं और सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। प्रारंभिक जमाव काल वाली सुई को निकालकर उसके स्थान पर संलग्न कॉलर वाली वर्गाकार सुई लगा देते हैं। उसी मोल्ड में पेस्ट को छुआकर सुई को छोड़ देते हैं और प्रारंभिक अवस्था में सीमेंट की पेस्ट पर एक गोल निशान तथा बीच में एक बिंदु निशान बनता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है पेस्ट का निशान नहीं बनता और इस समय को नोट कर लेते हैं, जो कि अंतिम जमाव का समय होता है। इस प्रकार अंतिम जमाव काल का समय जब पानी मिलाए जाने के बाद सीमेंट पेस्ट की सतह पर बिकार्ट उपकरण की 1 mm वाली सुई अपने 5 mm व्यास वाले कॉलर के साथ जुड़कर अपना चिन्ह तो छोड़े परंतु कॉलर का कोई निशान न पड़े। साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और अंतिम जमाव काल 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। उपयुक्त परीक्षण 90% आर्द्रता नमी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले कक्ष में ही करना चाहिए। ये पूरा आपका जो प्रैक्टिकल है ये आप जब आप लैब में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल को देखना और समझना बहुत ही डिफरेंट टास्क होता है। जब आप लैब में करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम में अब तक ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है कभी भी कि इतने लेंथी फॉर्म में, तो टेंशन ना लें कि ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस की जाएंगी।
इसके बाद हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। सादा तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी से निर्मित विभिन्न अवयवों जैसे स्तंभ, कॉलम, धरन, लिंटल, स्लैब आदि में प्रमुखतः दो प्रकार के प्रतिबल उपस्थित हैं, संपीड़न तथा तनाव प्रतिबल। इसीलिए सीमेंट की संपीड़न तथा तनाव सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण के लिए सीमेंट वाले मसाले में 1:3 के प्रतिदर्श बनाए जाते हैं और जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं 70.6 mm से 70.6 mm इंटू 70.6 mm से कम 6 घन मोल्ड लेकर इनमें ग्रीस लगा देते हैं और फिर मसाला भरकर वह जब पूर्ण रूप से जम जाता है तो इन घनों को सांचों में से निकालकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 24 घंटे तक डुबो देते हैं और 3 नमूने 3 दिन बाद निकालकर संपीड़न सामर्थ्य जांच मशीन पर उसकी जांच करते हैं तथा शेष 3 नमूने 7 दिन बाद निकालकर जांच की जाती है। और साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य निम्न मान से कम नहीं होनी चाहिए। 3 दिन की जांच पर इतना 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दिन की जांच पर 220 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये संपीड़न सामान्य है। ये टेस्ट भी आप ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये भी आपकी लैब में अवेलेबल है संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए। तो ये भी आप उस लैब में टेस्ट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट की तनन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट बालू मसाले को 1:3 भार के अनुसार के मानक ब्रिकेट बनाए जाते हैं और इनको तनन सामर्थ्य जांच मशीन पर रखकर तथा तनाव बल टेंसाइल फोर्स लगाकर तोड़ा जाता है और एक तनन सामर्थ्य जांच मशीन 11.26 में एक मानक ब्रिकेट प्रतिशत किया गया है। इस परीक्षण के लिए 6 प्रतिदर्श अर्थात ब्रिकेट बनाए जाते हैं और 3 ब्रिकेट 3 दिन बाद तथा शेष 3 ब्रिकेट 7 दिन के बाद टेस्ट किए जाते हैं। और ब्रिकेट बनाने के लिए सांचे को कांच की अप्रवेश्य प्लेट पर रखकर सीमेंट बालू मसाला 1:3 अनुपात के सांचे में भर दिया जाता है और 24 घंटे बाद ब्रिकेट को सांचे से निकालकर तराई के लिए साफ पानी में डाल दिया जाता है। जब ब्रिकेट को मशीन में रखना हो तभी इसे पानी से बाहर निकाला जाता है और ब्रिकेट को तनन सामर्थ्य जांच मशीन के जबड़ों में फंसाकर कस देते हैं जैसा कि 11.25 में प्रदर्शित है। अब मशीन पर लगभग 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से भार लगाया जाता है। जिस भार पर ब्रिकेट टूट जाए वह भार नोट कर लेते हैं तथा ब्रिकेट के न्यूनतम क्षेत्रफल से भाग देकर सीमेंट की तनन सामर्थ्य ज्ञात की जा सकती है। और साधारण सीमेंट की तनन सामर्थ्य निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। 3 दिन की जांच पर 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 दिन की जांच पर 25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उपयुक्त परीक्षणों से यह भी सिद्ध होता है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य इसकी तनन सामर्थ्य से 8 से 10 गुना अधिक होती है। स्टोरेज ऑफ सीमेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीमेंट का स्टोरेज कैसे करना चाहिए। सीमेंट का संग्रह करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट के बोरे को सीधे फर्श पर ना रखकर लकड़ी के तख्तों पर रखना चाहिए। गोदाम में खिड़की, दरवाजे अथवा रोशनदान से पानी की छोटी छींटें नहीं आने चाहिए। गोदाम की दीवारें, छत व फर्श जलरोधी होने चाहिए। ऊंचाई से 10 बोरों से अधिक ना लगाएं। दीवारों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर बोरियां रखनी होनी चाहिए जिससे कि नमी ना आए। यह प्रयास होना चाहिए कि वर्षा ऋतु से पूर्व सीमेंट का उपयोग हो जाए। तो स्टोरेज ऑफ सीमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आ भी सकता है। इसके बाद हमारा न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होता है टिम्बर। अब आप सोच रहे होंगे टिम्बर क्या है। टिम्बर को हम वुड भी बोलते हैं, टिम्बर भी बोलते हैं। वुड क्या होती है हमारी लकड़ी, इमारती लकड़ी
या प्रीकास्ट। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लकड़ी को बोलते हैं प्रीकास्ट, वैसे हम उसे बोलते हैं वुड, लकड़ी। प्रकृति में लकड़ी वृक्षों से प्राप्त होती है और प्रमुख रूप से लकड़ी दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी फील्डवुड, दूसरी है हमारी टिम्बर, इमारती लकड़ी या प्रीकास्ट। इसके बाद हमारा ईंधन, लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के काम आती है। इसके अंतर्गत छोटी छोटी टहनियाँ, झाड़ आदि प्रमुख हैं। प्रीकास्ट टिम्बर या इमारती लकड़ी उस लकड़ी को कहते हैं जो भवन तथा अन्य अभियांत्रिकी निर्माण कार्यों में प्रयोग होती है। और प्रीकास्ट के संबंध में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्द निम्न हैं, जैसे अचल प्रीकास्ट, लाइव टिम्बर बोलते हैं। खड़े या जीवित वृक्षों की प्रीकास्ट को प्रायः जीवित या अचल प्रीकास्ट कहते हैं। डेड टिम्बर, कटे हुए वृक्षों की प्रीकास्ट को मृत प्रीकास्ट कहते हैं। लठ प्रीकास्ट, लॉग टिम्बर, जब कटे हुए पेड़ की टहनियाँ आदि काटकर छाल उतार ली जाती है तो ऐसी प्रीकास्ट को लठ प्रीकास्ट कहलाती है। और कन्वर्टेड टिम्बर, रूपांतरित, जब मशीनों द्वारा लट्ठों को काटकर विभिन्न व्यापारिक आकारों शेप्स में बदल दिया जाता है तो वह रूपांतरित प्रीकास्ट कहलाता है। उदाहरण तख्ते, स्लीपर आदि। तो सिविल कंस्ट्रक्शन में यानी कि कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है टिम्बर का। अब हमारा टिम्बर जानते हैं आप कि आपका जीवित और निर्जीव होता है। तो टिम्बर बहुत ही अच्छा मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए। जो हम विंडो लगाते हैं, डोर लगाते हैं और जो फर्नीचर बनाते हैं वो सारा हमारा टिम्बर से ही बनता है। इसके बाद है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टिम्बर की विशेषताओं का वर्णन करो। सबसे पहले है अपीयरेंस। फ्रेशली felled out surface of timber should exhibit hard and shining appreciations. Color of timber should be dark. जो टिम्बर का कलर है वो कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। डिफेक्ट should be free from serious defects such as dead knot, flash. Durability, timber should be durable. Elasticity, essential property of the timber when it is to be used for vows, carries, shaft, sports goods, etc. Fibers should have straight fibers. Fiber resistance should be dense. Hardness, time should be hard. Strength, timber should be sufficiently strong for working as structural member. Structure of the timber should be uniform. Fibers should be firmly held. Okay. इसके बाद है हमारा टफनेस टिम्बर शुड बी टफ। वेदरिंग इफेक्ट, टिम्बर शुड बी एबल टू स्टैंड रीजनेबल द वेदरिंग इफेक्ट। मैकेनिकली वेयर शुड नॉट deteriorate easily due to mechanical wear or abrasion. Shape, timber should be capable of retaining its shape during conservation or seasoning. Smell, timber should have sweet smell. Sound, timber should give out a clear ringing sound when struck. फिर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो वृक्षों को प्रमुखतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति या वृद्धि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। मौसम या हरियाली के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। उत्पत्ति या वृद्धि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। वृद्धि के आधार पर वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे बाहिर्मुखी वृक्ष और दूसरा होता है अंतर्गत अंतर्मुखी वृक्ष। एक्सोनियस आउटवर्ड ग्रोइंग ट्रीज, एंडोजीनियस इनवर्ड ग्रोइंग ट्रीज। अब ये होते क्या है एक्सोनियस ट्रीज? ये वृक्ष ऊंचाई के साथ साथ मोटाई में भी बढ़ते हैं और इन वृक्षों के क्षैतिज काट के चारों ओर विशिष्ट वार्षिक वलय होते हैं जिससे वृक्ष मोटा होता जाता है। अधिकांशतः इन्हीं वृक्षों की लकड़ी अभियांत्रिकी कार्यों में प्रयुक्त होती है, जैसे आम हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, देवदार हो गया आदि। इसके बाद है हमारा अंतर्जात या अंतर्मुखी वृक्ष, एंडोजीनियस ट्रीज।
यह वृक्ष लंबाई में बढ़ते हैं, अर्थात इनकी बढ़ोतरी अंदर की ओर होती है और ये लंबे एवं पतले होते हैं। इसकी ऊंचाई में वृद्धियां कड़ियों में होती हैं और प्रत्येक कड़ी एक गांठ द्वारा दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। इंजीनियरिंग कार्यों में इनका प्रयोग नाम मात्र को ही होता है। इन वृक्षों में बांस, खजूर, नारियल, ताड़ आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मौसम या हरियाली के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सदाबहारी वृक्ष, शंकु वृक्ष, ठीक है, कॉनिफेरस, एवरग्रीन ट्रीज, पतझड़ी, डेसिडस और सीजन ट्रीज। सदाबहारी वन जो सदाबहार में खिलते हों। इन पेड़ों की पत्तियां नुकीली शंकु आकार की होती हैं जो नई पत्तियां आने पर ही गिरती हैं। इनके फल भी शंकु के आकार के होते हैं। इनसे मृदु प्रकाश प्राप्त होता है। चीड़, देवदार, कैल, यूकेलिप्टस आदि सदाबहारी वृक्ष के उदाहरण हैं। फिर है हमारा पतझड़ी वृक्ष, डेसिडस ट्रीज। इन्हें चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष भी कहते हैं। इनकी पत्तियां शरद में ऋतु में गिर जाती हैं, परंतु बसंत ऋतु में नई पत्तियां निकल आती हैं और इन वृक्षों से कठोर प्रकाश हार्डवुड प्राप्त होता है, जैसे कि मैंगो, सागौन, टीक, साल, शीशम, जामुन आदि वृक्ष पतझड़ी वृक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लकड़ी की विशेषताओं का वर्णन करो। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कितने टाइप पर क्लासीफाई किया हुआ है। इसके बाद है वृक्षों की संरचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वृक्षों की संरचना कैसे कैसे क्या क्या परतें होती हैं। वृक्ष की आंतरिक संरचना को समझने के लिए एक बाहिर्जात वृक्ष एक्सोनियस ट्रिस्ट की अनुप्रस्थ कास्ट क्रॉस सेक्शन का अध्ययन करना आवश्यक है। एक बाहिर्जात पेड़ की अनुप्रस्थ काट प्रदर्शित है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, जैसे कि छाल। आपने देखा होगा जो हमारे ट्रीज होते हैं या पेड़ होते हैं उनकी छाल होती है, जैसे कि हम नीम की छाल को खाते भी हैं और तरह की दवाइयों में यूज़ भी करते हैं। यह वृक्ष का बाह्य आवरण होता है, यानी कि सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है छाल, और पेड़ को बाह्य वायुमंडल के दुष्प्रभावों से एवं चोट से बचाने का कार्य करती है। इसकी दो सतह होती हैं, बाहरी व भीतरी। इन्हें बाह्य छाल आउटर वार्क और अंतःछाल इनर वार्क कहते हैं। अर्थात परत के ऊपर लिपटी पतली झिल्ली को अंतःछाल कहते हैं। यह एथा परत की सुरक्षा करती है, जबकि बाह्य छाल में कभी कभी दरारें खुरदरापन हो जाता है और छाल की उत्पत्ति भी एथा परत से होती है। इसके बाद है एथा परत या कैम्बियम परत। छाल से निचले वाली परत को एथा परत कहते हैं और यह वृक्ष के संपूर्ण भाग में एक पतली परत के रूप में पाई जाती है और वृक्ष की वृद्धि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। यह अंदर की ओर इस कास्ट सैपवुड की उत्पत्ति करती है, जबकि बाहर की तरफ छाल की उत्पत्ति करती है। ये देखो प्रकाष्ठ, ये आपका तना है, अनुप्रस्थ काट है। आप देखते होंगे पेड़ जब मोटा हो जाता है, जब उसे हम छीलते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना मिलती है। रस कास्ट, जब लकड़ी गीली होती है तो उसके अंदर जो नमी होती है उसे हम बोलते हैं सैपवुड। बाहरी छाल होती है, मज्जा रेशम होता है, अंतःकाष्ठ होता है। सैपवुड क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यह वृक्ष में एथा परत से पहले पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पेड़ों के मुख्य अंगों हेतु भोजन एकत्रित कर अंता तक पहुंचाने का होता है। इसका रंग बाहर हल्का होता है और नवीन वृद्धि बताता है। इसका वृक्ष की वृद्धि में सक्रिय योगदान होता है। राइट। इसके बाद है हमारा हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है? यह रस कास्ट के अंदर के बलय रिंग से होता है और यह भाग अधिक दृढ़, संघन और टिकाऊ होता है। इसका रंग गहरा होता है। इंजीनियरिंग उपयोग के लिए दृढ़ और टिकाऊ प्रकाश प्रदान करता है। टिकाऊ प्रकाश प्रदान करता है, टिकाऊ रहता है। फिर है पित्त या मज्जा। वृक्षों का केंद्रीय भाग पित्त कहलाता है। इसके आपस की लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत तथा गहरे
रंग की होती है। फिर है हमारा वार्षिक वन है एनुअल रिंग। पित्त के चारों ओर लकड़ी के रेशे प्रतिवर्ष संकेंद्रित वृत्तों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। इन्हें गिनकर वृक्ष की आयु का पता चलता है। फिर है मज्जा रेशम। ऐसी पतली त्रिज्यीय रेखाएं जो पित्त से कैम्बियम परत तक जाती हैं मज्जा रेशम कहलाती हैं, जो कि अंतःकाष्ठ तथा रसकाष्ठ के वार्षिक वलयों को बांधने का कार्य करती हैं। इनकी मात्रा पर ही लकड़ी की सामर्थ्य तथा मजबूती निर्भर करती है। फिर है प्रकाष्ठ के गुण व दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वृक्ष का अनुप्रस्थ काट, फिर नेक्स्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाष्ठ ऊष्मा का कुचालक होता है। प्रकाष्ठ अपने भार की तुलना में अन्य पदार्थों से सामर्थ्यवान है। प्रकाष्ठ त्यस्त होने के कारण आसानी से झटके सह सकता है। प्रकाष्ठ को किसी भी आकार में आसानी से डाला जा सकता है। यह उपयोग के बाद अपनी स्क्रैप वैल्यू रखता है। इस पर पेंट या बाढ़ने सरलता से की जा सकती है। इसमें पेंच कील सरलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। प्रकाष्ठ का प्रयोग हल्का होने के कारण भूकंपरोधी इमारतें बनाने में किया जाता है। यह जंगरोधी होती है। इसको आसानी से काटा जा सकता है। फिर है हमारे डिसएडवांटेज। प्रकाष्ठ में कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। प्रकाष्ठ की आयु अन्य पदार्थों जैसे ईंट, पत्थर आदि की तुलना में कम होती हैं। वायुमंडलीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा आदि का प्रकाष्ठ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह जल से नहीं होती। पानी के साथ संपर्क में आने पर यह गल जाता है। राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अच्छी प्रकाष्ठ के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टिम्बर। एक अच्छी प्रकाष्ठ में निम्न लक्षण होने चाहिए। पहला, प्रकाष्ठ को किसी परिपक्व वृक्ष की अंतःकाष्ठ से लेनी चाहिए, जिससे उसमें रस बिल्कुल ना हो। किसी ठोस चीज से टकराने पर साफ एवं मधुर आवाज आनी चाहिए। वार्षिक वलय, एनुअल रिंग नियमित होने चाहिए। सामान्यतः संकीर्ण वार्षिक वलय वाली प्रकाश सबसे अधिक पुष्ट होती है और रेशे सीधे एवं आसपास होने चाहिए। नई कटी हुई सतह से अच्छी भीनी भीनी गंध निकलनी चाहिए। चीरते समय आरे के दांते मारने नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के दोष जैसे मृत गांठें, विपाट आदि नहीं होने चाहिए। रंधा जैक प्लेन करने पर चिकनी एवं चमकीली सतह बननी चाहिए। राइट। फिर है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। इसमें क्या होता है, वृक्ष को गिराने के पश्चात उसे उपयुक्त माप तथा अनुच्छेद सेक्शन में काटने की क्रिया को प्रकाष्ठ का रूपांतरण या कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कहते हैं। यह क्रिया शक्ति चलित अथवा हस्तचलित आरो द्वारा की जाती है। यह क्रिया इस प्रकार की जाती है कि हानि बेस्ट टेस कम से कम हो। रूपांतरण करते समय प्रकाष्ठ के सूखने, ड्राइंग तथा ऐंठने के लिए 3 mm से 6 mm की छूट रखी जाती है और प्रकाष्ठ का रूपांतरण अधिकांशतः आरे से चीर कर किया जाता है, जिसे चिराई स्वयं कहते हैं। और चिराई हमारी निम्नलिखित तरीके से की जाती है: पट या साधारण चिनाई, स्पर्शीय चिनाई। यह सर्वाधिक सरल एवं मितव्ययी इकोनॉमिकली चिराई है विधि है, क्योंकि इसमें प्रकाश टिम्बर की सबसे कम क्षति होती है। इस विधि में लठ लॉक की लंबाई के समांतर चिराई की जाती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इससे समांतर पटरे बन जाते हैं। इसमें अंतःकाष्ठ की तुलना बाह्य काष्ठ से परिधीय संतुलन अधिक होता है। इसमें पटरे में ऐंठन ट्विस्ट हो जाती है। इसके बाद है हमारा स्पर्शीय चिनाई, यानी कि टेंजेंशियल स्विंग। इस विधि में वार्षिक बलों को स्पर्श करते हुए चिराई की जाती है। यह विधि उस प्रकाष्ठ में अपनाई जाती है जिसमें वार्षिक बलय एवं मज्जा रेशम मॉडलरी रेस एकदम स्पष्ट और सीधी विधि से पटरों में सबसे अधिक ऐंठन होती है।
आप देख रहे हैं साधारण या पट चिराई, या आपने तख्तों के फॉर्म में तोड़ा हुआ है, ये स्पर्शीय चिनाई कहलाती है। दोनों फिगर आपके सामने हैं। फिर है हमारा चौथाई चिराई, क्वार्टर स्विंग। इस प्रकार की चिराई में ओर के निशान एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें इस विधि से बहुत अच्छी आकृति प्रकाष्ठ प्राप्त की जा सकती है। इसमें बहुत कम ऐंठन देखने को मिलती है तथा यह चिराई की सर्वोत्तम विधि है। फिर है हमारा आर्य चिराई। आर्य चिराई क्या होती है? रेडियल स्विंग। यह विधि कठोर प्रकाष्ठ के लिए उत्तम है। इस तरह की चिराई से प्राप्त प्रकाष्ठ में संशोषण के दौरान संकुचन एवं ऐंठन बहुत कम होता है और इस विधि में मज्जा रस्मों के अंतर तक वार्षिक बलों के समकोण पर चिराई की जाती है और इस विधि में प्रकाष्ठ की सबसे अधिक हानि होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, चौथाई हिस्सा कटे हुए टुकड़े, ये हमारा चौथाई चिराई कहलाता है, ये आर्य चिराई कहलाता है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए। हमने लास्ट वीडियो का बचा हुआ टॉपिक्स क्लियर किया था। सीमेंट के टेस्ट के कुछ पार्ट्स रह गए थे जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने एक न्यू टॉपिक इसी में स्टार्ट किया, इसी वीडियो के अंदर, टिम्बर। टिम्बर के बारे में हमने टिम्बर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, राइट। टिम्बर की चिराई के बारे में पढ़ा कि टिम्बर की चिराई, टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक अच्छी टिम्बर की। और हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज पढ़ा, और स्ट्रक्चर यानी कि पेड़ का अनुप्रस्थ काट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पढ़िएगा ज़रूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये, और टिम्बर बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आज तक कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसी में जब भी पुटअप किया जाता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छी लकड़ी की विशेषताओं का वर्णन करो, ये अच्छी लकड़ी की विशेषताओं के बारे में बताओ। तो यही सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो आप ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।